नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 16। कमल सिंघानिया जी की जलती चिता की तरफ अरमान बहुत ध्यान से देख रहा था। शेरा उसके पास जाकर कहता है, बस चलें, 12 घंटे, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे बानी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। ओके सर। कमल सिंघानिया की चिता की तरफ देखकर अरमान कहता है, मिस्टर सिंघानिया, आपसे मुझे कभी मोह रहा ही नहीं। शायद हमारे बीच बाप बेटे वाला रिश्ता कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी आज आपने जाने का दुख है। आपके जाने का दुख है। मुझे ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे और अगले जन्म आपको एक नेक इंसान बनाए जिससे परिवार की अहमियत पता हो। अरमान अपने घर वापस आता है और अपनी बहन के कमरे में जाता है। उसके कमरे का हर सामान छू कर देखता है और उसकी तस्वीर लेकर ज़मीन पर बैठ जाता है। माँ की के जाने के बाद एक आप ही जिन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने अकेले ही एक पूरे परिवार के बराबर मुझे परिवार दिया, प्यार दिया, लेकिन मैं कभी एक अच्छा भाई बन नहीं पाया। पहले आपकी मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, फिर आपकी मौत मेरे ही कारण हुई। आपको जीते जी तो मैं कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन आपसे वादा करता हूँ, आपकी मौत की वजह जो है उसे आपके हर एक दर्द का हिसाब देना होगा। आपके खून का हिसाब देना होगा, मेरे भांजे का हिसाब देना होगा जो आपकी कोख में ही मर गया। जितना आप करती हो उससे दोगुना उसे तड़पाना होगा। बहुत गलत किया तुमने बानी। मैंने तो अपनी पूरी मोहब्बत की दुनिया समझकर तुम्हें प्यार किया था। मेरे अंदर जितना प्यार था वह सब मैंने तुम पर लुटा दिया और तुमने मेरी दुनिया ही लूट ली। अब तुम देखना कि अरमान सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करता है। डेविल इज बैक। थोड़ी ही देर में शेरा का फ़ोन आते ही अरमान घर से निकल जाता है। एक कुर्सी पर बानी के मुंह बोले माता पिता बैठे हुए थे और दोनों ही डर की वजह से काँप रहे थे। क्या बात है सासू माँ और ससुर जी, इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं आप दोनों के? दामाद को देखकर खुशी नहीं महसूस हुई आप लोगों को? जान सकता हूँ आपकी मुँह बोली बेटी कहाँ मिलेगी? देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते। उस लड़की ने हमें नाटक करने के पैसे दिए थे और कहा था कुछ वक्त के लिए हमें उनके माँ बाप बनने का नाटक करना होगा। इससे ज़्यादा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। छोटा मोटा ड्रामा कंपनी है हमारी। उसने रकम थोड़ी बढ़ाकर बोली तो लालच में आ गए, पर नहीं जानते थे कि इतने बड़े खतरे में फंस जाएंगे। कुछ तो जानते होंगे उस लड़की के बारे में? सर, हम बस इतना जानते हैं कि वह लड़की पुलिस वालों के लिए काम करती थी। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम दोनों भी उसकी साजिश के बराबर के हिस्सेदार हो। हर वह शख्स जो मेरी तकलीफ़ का कारण है, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। शूट कर दो इन दोनों। वह दोनों चिल्लाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन अरमान जो पहले बानी की मोहब्बत से थोड़ा बहुत इंसान बन गया था, अब वह फिर से डेविल बनकर आया था। मार दो दोनों को। एक हाथ में बानी की तस्वीर और एक हाथ में शराब का गिलास लेकर अरमान कुर्सी पर बैठा था। इस वक्त बानी की तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि गुस्सा नज़र आ रहा था। बस जिस वक्त तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आता, उस वक्त तक तुम सुकून से जी लो। जिस दिन तुम मुझे मिल गई, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखाने का। अब अगर मैं तुम्हारी दुनिया में आया तो तुम्हें ऐसे नरक के दर्शन करा दूंगा कि तुम जीते जी मौत की दुआ मांगोगी। यही अरमान सिंघानिया इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता था और आज सबसे ज़्यादा नफ़रत तुमसे करता है। और यकीन मानो, मैंने जिस शिद्दत से मोहब्बत की है उतनी ही शिद्दत से नफ़रत करूँगा। थोड़ी ही देर में अरमान के कमरे में बानी की तस्वीर और उसका सामान जलता हुआ नज़र आता है। मोबाइल पर शेरा का मैसेज देखकर अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शेरा। तुमने आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया और अब बानी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी दुनिया को नर्क बनाने। अहमदाबाद एक घर से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी।
अरे जीजी, ऐसी गुमसुम होकर क्या बैठी हो? अरे बेटी का ब्याह हो रहा है, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आप लोगों की वजह से हमें आज का दिन नसीब हुआ है। यकीन नहीं होता कि कल मेरी बच्ची की शादी है। अगर हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा ना दिया होता तो हम कहाँ भटकते रहते। ये बोलकर आपने हमें पराया कर दिया जीजी। क्या हम आपकी अपने नहीं हैं? अरे नुपुर बेटा, अपनी ननद को जाकर यह दे दे, कल यही जोड़ा पहनना है। उसके ससुराल से आया है। नुपुर कमरे में जाती है। खिड़की के पास एक लड़की खड़ी हुई थी। क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, बस कुछ बीते वक्त कुछ भीतर लहमा याद आ गया। सोचती हूँ आज अगर भाई हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। लड़की नुपुर के गले लग जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लड़की कोई और नहीं बल्कि बानी थी। लाडू, तुम्हारी शादी का सपना तुम्हारे भाई का था। आदर्श के साथ उन्होंने बहुत पहले ही यह रिश्ता तय कर दिया था। बस इसे पूरा न कर पाए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति का सपना पूरा होने जा रहा है। आदर्श बहुत अच्छा लड़का है बानी, जानती हूँ भाभी, वरना वो इतनी साल रुक कर मेरा इंतज़ार नहीं करता। किसी और का हाथ थामकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता, पर वह आज भी मेरे इंतज़ार में रुका हुआ है तो बहुत अच्छा है। बस मैं अपने लिए डरती हूँ कि क्या मैं उसकी अच्छाई को पूरी तरह से समझ पाऊँगी। क्या मैं उसे पत्नी होने का सुख दे पाऊँगी? क्योंकि मेरे अंदर जो दर्द, जो गुस्सा भरा हुआ है, उसके आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सब कुछ भूल जा गुड़िया और अपनी नई सुंदर जीवन का आगाज़ कर। कल तेरी शादी है। अब तो एक नए परिवार से जुड़ने जा रही है तू। तूने हमारे लिए बहुत किया है, अब तू अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। माँ ने भिजवाया है, तेरे ससुराल से तेरा जोड़ा आया है। कल तू इसी सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनकर इस घर से विदा हो जाएगी। वैसे तो तेरे भैया का सपना तेरी विदाई अपने घर से करने का था, लेकिन वह तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, मैं आदर्श को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बानी तैयार होकर आईने में खुद को देख, कितनी प्यारी लग रही है। आपने बता दिया कि मैं प्यारी लग रही है, तो आईना देखने की क्या ज़रूरत है भाभी? मेरा आईना तो आप हो। कहा कि तू मेरी ननद नहीं मेरी बेटी होती तो जैसी बेटी पाने का हर माँ का सपना होता है। आज मेरी विदाई देखते ही देखते कितने साल गुजर गए। लगता है जैसे अभी कल की बात थी जब दुखों का पहाड़ हमारे परिवार पर टूटा था। उस वक्त तूने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। अब तो हर बंधन, हर जिम्मेदारी से मुक्त हैं। अपने ससुराल जा, अपने परिवार का ध्यान रख। यहाँ पर सब ठीक है बेटा, गोलू भी तो बड़ा होता जा रहा है। अब उसे भी अपनी दादी और माँ की जिम्मेदारी संभाल ली होगी। तेरी जगह अगर कोई और बेटी होती तो शायद कल का अपना घर बसा कर जा चुकी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अरे जल्दी चलो, बारात आ गई है। देख गुड़िया, दरवाजे पर तेरी बारात आ गई है, तेरा दूल्हा आ गया है। अब तो तू अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की सपने देख, भूल जा पुराना जो तेरी ज़िंदगी में हुआ। मैं जाती हूँ। थोड़ी ही देर में बानी को मंडप में बिठाया जाता है। अरे भाई, ये दूल्हे ने चेहरा क्यों ढक रखा है? फोटोग्राफर फ़ोटो कैसे उतारेगा? लड़के के पिता मुस्कुराकर कहते हैं, भाई हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाती लड़का अपना चेहरा दुल्हन को नहीं दिखाता। एक बार शादी संपन्न हो जाए फिर फोटोग्राफर भैया तुम जम के फ़ोटो उतार लेना। लेकिन भाई साहब, हमें पहले तो इस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया ना कि आदर्श ने कुछ बताया था? क्यों बानी, तेरी कोई बात हुई क्या? नहीं। बानी ना में सर हिलाती है। अरे तो इस बेचारे को पहले कहाँ से पता थी कि वह तो चलते समय इसकी माँ ने बताई, तभी तो गुस्सा होकर बैठा है। इसकी माँ ने अपनी कसम से बांध दिया है, जो शादी संपन्न होने से पहले चेहरा दिखा दिया दुल्हन को तो इसलिए तो कुछ ना बोलता। देखो कैसे गूंगा बनकर बैठा है। चलिए कोई बात नहीं, शादी संपन्न होने दीजिए, बाद में दूल्हे का चेहरा देख लिया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ बानी की शादी संपन्न होती है। भाई साहब, आप शादी संपन्न हो गई है, आप तो कम से कम आदर्श का चेहरा दिखा दीजिए। भाई हमारा फोटोग्राफर बहुत परेशान है दूल्हा दुल्हन की पिक्चर्स लेने के लिए।
दूल्हा अपना चेहरा हटाकर कहता है, क्यों नहीं, हम भी बहुत बेताब हैं आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए, खासकर अपनी बानी को अपना चेहरा दिखाने के लिए। दूल्हा अपना चेहरा हटाकर कहता है, क्यों नहीं, हम भी बहुत बेताब हैं। बानी हैरानी से दूल्हे की तरफ देखती है। अरमान, तुम? फिर आदर्श कहाँ है? यह तो आदर्श नहीं है। दूल्हा बदल गया। हमारी बानी की शादी किसके साथ हो गई है? कौन है यह? माँ, भाभी, प्लीज़ शांत रहिए। मैं शादी को नहीं मानती। मेरी शादी आदर्श से होने वाली थी। तुमने धोखे से मेरे साथ शादी की है। अरमान बानी का हाथ पकड़कर कहता है, धोखे की बात तो तुम ना करना तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो सिर्फ तुमसे धोखे से शादी की है। तुमने तो धोखे से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बानी हर बार मुस्कुराकर कहता है, सब आपकी बेटी की शादी मुझसे हो गई है तो मैं ही आपका दामाद हुआ। आशीर्वाद दीजिए और अपनी बेटी को खुशी खुशी मेरे साथ विदा कीजिए। बानी की भाभी चिल्लाकर कहती है, मैं अपनी बेटी को किसी के साथ नहीं भेजने वाली। अरमान की आदमी आकर सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बानी अरमान की तरफ देखकर कहती है, यह क्या बदतमीजी है? अपने आदमियों से कहो मेरी फैमिली के ऊपर से गन हटाए। नहीं कहूँगा, मेरे आदमियों ने तो सिर्फ तुम्हारे फैमिली के सर पर गन लगाई है। तुमने तो मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली। यह मेरी शराफत समझो कि तुम्हारा परिवार अभी तक जिंदा खड़ा है। अरमान सिंघानिया, बस करो। बानी, आप अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर रहे हो या मैं बिना विदाई के ही इसे अपने साथ लेकर जाऊं? अरमान बानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है। बानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। अरमान उसे गोद में उठाता है और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखूँगा। यह वादा नहीं करता। आपकी बेटी से बहुत पुराने हिसाब चुकाने हैं। मेरे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी अभी यहीं से छूट कर आ रहा हूँ। लेकिन तुम हो कौन और हमारी बानी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरमान सिंघानिया नाम है मेरा और आपकी बेटी के साथ में जो कुछ कर रहा हूँ उसकी वजह आपकी बेटी है। शायद आप नहीं जानते हैं, आपकी बेटी ने मुझे मोहब्बत में छला है और अब पूरी ज़िंदगी एक धोखा बनकर रह गई। अरमान सिंघानिया, बानी तूने क्या किया? बानी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन अरमान गाड़ी नहीं रोकता। बुरा होगा ना मुझे जेल से बाहर देखकर? तुमने तो मुझे फांसी में पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं जेल से बाहर हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। पर मुझे खुद पर हंसी आती है कि मैंने कैसे तुम जैसी लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, न पहचान पाया। मैं तुमको बहुत बड़ा पागल था जो तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया कि तुम्हारी सच्चाई भी ना देख पाया। तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सपना था मेरा। देखो, आज मैंने वह सपना भी पूरा कर लिया है। लेकिन मुझसे शादी करके तुम्हें सुकून का एक पल नसीब नहीं होगा। जितने दर्द, जितने जख्म तुमने मुझे दिए हैं, सारे सूद समेत तुमसे वापस लौटाऊंगा। अरमान बानी को अपने घर लेकर आता है। देखो, यह मेरा वही कमरा है, लेकिन यहाँ पर ना तो तुम्हारा स्वागत होगा, ना ही तुम्हारा घर प्रवेश होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नरक बनने वाला है। वेलकम इन द हेल बानी। हाथ छोड़ो मेरा अरमान। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत नहीं था और अब तुम मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो। अरमान बानी का हाथ पकड़ता है। बानी अरमान का हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देती है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, जितना सुना था उससे ज़्यादा ही पाया। तुम्हें लेडी कॉप बानी आहूजा? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरा सब पता चल गया है। जेल से छूटकर सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही तो पता किया है। आखिर तुमसे एक एक जख्मों का, एक एक दर्द का हिसाब जो लेना है मुझे। अरमान दर्द भरी आंखों से बानी की तरफ देखता है। तुम एक पुलिस वाली हो? अच्छा चला है तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे, जब खुद मुझे नहीं पकड़ पाए तो एक खूबसूरत लेडी ऑफिसर को भेज दिया मेरे दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए। अरमान बानी को घसीटकर अपने कमरे में लेकर आता है। यह देखो, मेरे कमरे की हर दीवार पर सिर्फ तुम्हारी तस्वीर हुआ करती थी। मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा नाम हुआ करता था। मेरी सांसों में सिर्फ तुम समाई थी।
कितने सपने सजाए थे मैंने तुम्हें लेकर बानी। मैंने तो तुम्हें मोहब्बत की देवी मानकर तुम्हारी पूजा की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, मैं तो अपना बदला ले रही थी तुमसे। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, अभी उसमें भी मुझे कमिश्नर अंकल ने मजबूर किया। मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देती जिस दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो दिल कर रहा था कि सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। इतनी नफ़रत करती हो तुम मुझसे बानी, बेइंतहा नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया। हाँ, इंस्पेक्टर राम याद है, जिसे तुमने बेरहमी से मार दिया। मेरे ईमानदार भाई के सर पर बेईमानी का कालिक पोत दी तुमने। जिस इंस्पेक्टर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उसकी अंतिम यात्रा में महज 4 पुलिस वाले शामिल हुए। पूरा मोहल्ला, पूरा समाज मेरे भाई को गद्दार कहकर बुला रहा था, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे तुम्हारे काले रहस्य के बारे में पता चल गया था। तुमने मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया अरमान, लेकिन उस दिन मेरे भाई के साथ और भी बहुत लोग मारे गए। मेरे भाई की जलती चिता ने मेरी माँ की आवाज़ छीन ली थी। मेरे भाई की जलती चिता ने मेरी भाभी की कोख में पल रहा बच्चा छीन लिया। मेरी भाभी से उसका सुहाग छीन लिया। मेरे गोलू से उसके बाप का साया छीन लिया। मेरी माँ से उनका इकलौता बेटा छीन लिया, और मैंने अपना भाई खो दिया। मोहल्ले वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। डिपार्टमेंट ने मेरे भाई को गद्दार साबित कर दिया। मेरे भाई से वह हर सम्मान छीन लिया गया जो कभी इसी डिपार्टमेंट ने उसे दिया था। हमें हमारा घर, हमारा शहर छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन मैंने अपने भाई की जलती चिता पर सौगंध खाई थी कि जिस दिन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी, उसी दिन चैन की सांस लूँगी। अच्छा, अब समझ आया। तो तुम हो वो जिसके बारे में इंस्पेक्टर राम ने मरने से पहले मुझे बताया था। मैं तुमसे इतनी नफ़रत करती हूँ अरमान सिंघानिया, इतनी नफ़रत करती हूँ। बानी टेबल पर रखा हुआ वॉच उठाकर अरमान की तरफ फेंक देती है। अरमान उसे हाथों से पकड़कर कहता है, जानता हूँ तुम मुझसे कितनी नफ़रत करती हो, लेकिन अगर नफ़रत मुझसे थी, बदला मुझसे लेना था, मुझे तकलीफ़ पहुँचा नहीं थी। मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मार दिया तुमने? क्या तुम्हारी बहन को मैंने मारा? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ तुम्हारी तरह जिन लोगों को मारती रहूँ। अरमान बानी का हाथ पकड़कर उसे मोड़ देता है और गुस्से में कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मंदिर के पंडित से लेकर मेरे आदमियों ने देखा है, तुमने मेरी दी को मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन और उसके पेट में पल रहा उनका बच्चा दोनों ख़त्म हो गए। मुझे नहीं पता कि देखने वालों ने क्या देखा। बानी अरमान के घुटनों पर अपने पैरों से वार करती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम्हारी बहन से मेरी बात ज़रूर हुई थी, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं बिना उसकी बात सुने वहाँ से चली गई। हो सकता है वह मेरे पीछे आ रही हो, उसका पैर स्लिप हो गया हो और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अरमान बानी का चेहरा पकड़कर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बहन का कैरियर, अपना नाम, अपना रुतबा, यहाँ तक कि मिस्टर सिंघानिया को भी। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ खोया है, जो अपनी मोहब्बत, जिस लड़की से मैं बेतिहा मोहब्बत करता था, तुमने उसे मार दिया। बानी, दूर हो जाओ मुझसे, तुमने मेरी वजह से कुछ नहीं खोया, तुमने खोया है अपनी वहशीपन की वजह से। तुम इंसान नहीं हो अरमान सिंघानिया, तुम एक जानवर हो। तुमने सिर्फ मेरे भाई को नहीं मारा, बल्कि तुमने उन दोनों पुलिस वालों को बेरहमी से मारा। यहाँ तक कि ना जाने तुमने आज तक कितने पुलिस वालों को जो तुम्हारे राज को जान चुके थे, तुमने बेरहमी से मार दिया। राज तो मेरा तुम भी जान चुकी हो अरमान। बानी का गला दबाकर कहता है, मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए तो मारो। बानी मरने से नहीं डरती। अरमान बानी को अपने करीब खींचकर उसकी नोक सिर उतार कर फेंक देता है, जिसकी वजह से बानी की नाक में चोट लग जाती है। क्या कर रहे हो तुम?
दूर हो मुझसे। आज हमारी फर्स्ट नाइट है डार्लिंग। अपनी पत्नी को प्यार करने का हक है मुझे, और तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। अब मैं तुम्हारा आज हूँ और मैं ही तुम्हारा सच हूँ। बाकी इस पूरी दुनिया से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। बानी अरमान को धक्का मारना शुरू करती है, पर अरमान दोनों हाथों से बानी के हाथ कस के पकड़ लेता है और उसके पैरों को भी अपने पैरों में दबा लेता है। अरमान बानी को ऐसे ही खींचते हुए बिस्तर पर लेकर जाता है। बानी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, पर अरमान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बानी अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी। मैंने कहा था ना, एक बार अरमान सिंघानिया जिसकी ज़िंदगी में आ जाता है उसकी ज़िंदगी से निकलना मुश्किल होता है। और फिर तुम्हें तो अरमान सिंघानिया ने बेइंतहा मोहब्बत की है। आज तक तुमसे मैं जितनी मोहब्बत की उतनी ही नफ़रत करूँगा। अरमान बानी को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। इस किस में प्यार तो बिल्कुल नहीं था। बानी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वह अरमान पर बार बार गुस्से बरसा रही थी, लेकिन अरमान पर कोई असर नहीं पड़ता। अरमान बानी का दुपट्टा उठाकर फेंक देता है, उसके ब्लाउज के हुक खोलने लगता है। अरमान अपने पैरों से बानी के पैरों को कस के दबा लेता है, जिससे बानी उसका विरोध नहीं कर पाती। जंगली दरिंदे, छोड़ो मुझे। क्यों डार्लिंग, यह सब हम पहली बार तो नहीं कर रहे, हम पहले भी तो यह सब कर चुके हैं। वह मैंने अपने फ़र्ज के और अपने बदले के लिए किया था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अरमान, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अरमान के हाथ बानी के कपड़ों पर चलने लगते हैं। बानी अरमान के हाथों पर बहुत जोर से काटती है, लेकिन अरमान के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। बानी अरमान को धक्का देकर पास में रखी हुई लैंप उठा लेती है। इसे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अजीब औरत, शादी की पहली रात ही अपने पति को मारकर विधवा होना चाहती हो। तेरे जैसा पति होने से बेहतर है कि मैं विधवा हो जाऊं, वह ज़्यादा बेहतर है। बानी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगती है। अरमान दौड़कर उसका हाथ पकड़ता है और दरवाज़ा बंद करके बानी को अपनी पीठ पर उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है और अरमान बानी पर टूट पड़ता है। बानी अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन अरमान के गुस्से की आग बानी का गुस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। अरमान बानी के जिस्म को बुरी तरह नोचने में लगा हुआ था। पूरे कमरे में बानी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अरमान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अरमान का वैसीपन बानी से बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उस पर बेहोशी छाने लगती है, लेकिन अरमान पर बानी की तकलीफ़ का कोई असर नहीं होता। अरमान पूरी रात बानी के जिस्म से खेलता रहता है। बानी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। अरमान बानी को छोड़कर दूर होता है और एक नज़र बानी की तरफ डालता है। बानी के पूरे शरीर पर अरमान के वसीपन के निशान दिखाई दे रहे हैं। अरमान बानी को उठाकर सोफे पर लेटाता है, बिस्तर की बेडशीट चेंज करके दोबारा बानी को बिस्तर पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करके सिगरेट लेकर खिड़की पर बैठ जाता है। अरमान की नज़र सिर्फ बानी की तरफ थी। जिस रात को अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बनाने का सपना देखा था, मैंने तुम्हारी वजह से आज वह मेरे लिए सबसे ख़राब रात साबित हुई है। तुमने मुझे जानवर बना दिया बानी। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारे चोरों ने मुझे फिर से वही बना दिया। अगली सुबह बानी की आंखें खुलती हैं, चारों तरफ देखती है। उसे तुरंत रात की बातें याद आती हैं। बानी उठने की कोशिश करती है, पर उसके शरीर में इतना दर्द था कि वो हिल भी नहीं पाती। इतने में अरमान कमरे में आता है। बानी तुरंत खुद को कवर कर लेती है। मैडम, सुबह के 8 बज चुके हैं, बिस्तर छोड़िए और नीचे आइए। मेरी बॉडी में पेन है, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने तुमसे कहा नहीं है, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दिया है। जैसे मैंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरमान लैपटॉप खोलकर उसमें दिखाता है। बानी की पूरी फैमिली सामने बैठी हुई थी। खबरदार अरमान, अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा लूँगा। तुम्हारा परिवार हर वक्त मेरी नज़र में है। अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा, और तुम जानती हो कि मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई के साथ कर चुका हूँ। मैं तो जंगली हूँ, जानवर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बानी वह उठने की कोशिश करती है। सामने
अरमान को देखकर फिर से बैठ जाती है। अरमान बानी के करीब आता है और उसका ब्लैक सीधा करता है। बानी जल्दी से खुद को सिकोड़कर बैठ जाती है क्योंकि इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। पागल हो या ऐसा कौन करता है? मैं करता हूँ क्योंकि मैं जंगली जानवर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे आप मुझसे क्या शर्माना, अभी मैंने पूरी रात तुम्हारे बदन को हर हिस्सा देखा। अरमान बानी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है, बाथ टब में फेंक देता है, जिसकी वजह से बानी की कमर में चोट आ जाती है। जल्दी से नहाकर नीचे आओ, अगर 10 मिनट से ज़्यादा लगा तो तुम सोच लेना सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बानी अरमान को 100 गालियाँ सुनाती है और थोड़ी ही देर में नीचे आती है, जहाँ अरमान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अरमान बानी की तरफ देखता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। बानी ने इस वक्त सूट डाला हुआ था, उसके गले में ना तो मंगलसूत्र था ना ही मांग में सिंदूर। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? रूम में पड़ा हुआ है। जो चीज़ गले में होनी चाहिए वह रूम में क्या कर रही है? 2 मिनट के अंदर मंगलसूत्र पहन कर आओ और मांग में सिंदूर लगा कर आओ। खबरदार आगे से कभी दोबारा इस तरह मेरे सामने आई, मेरी पत्नी हो, बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के मेरे सामने कभी मत आना। नहीं हूँ मैं तुम्हारी पत्नी, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती धोखे से शादी की है। नहीं लगाऊंगी मैं सिंदूर, नहीं पहनूंगी मैं मंगलसूत्र। अरमान मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा लगता है तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है बानी? गुस्से में ऊपर जाने लगती है। अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और सर्वेंट से कहता है, मैडम के रूम से मंगलसूत्र उठाकर लाओ। सर्वेंट मंगलसूत्र लाकर अरमान को देता है। अरमान बानी के गले में मंगलसूत्र पहना था और उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर में लेकर जाता है। वहाँ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भरकर कहता है, कल से मेरे सामने पूरा श्रृंगार करके जाना, अच्छा लगता है। मुझे फ़िलहाल बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। तुम्हारे घर में 2 दर्जन से ज़्यादा नौकर हैं और तुम्हारे घर में तो खाना बनाने वाले भी लगे हुए थे। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे खाना बनाना नहीं आता। उन सबको मैंने हटा दिया है क्योंकि अब मेरी बीवी मेरे घर में आ गई है। सिर्फ एक नौकर रखा है मैंने। आज से इस घर का सारा काम तुम करोगी, पूरे दिन घर में करोगी, क्या बैठे बैठे। तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।